नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो लाखों भारतीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने हाल ही में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। मेरे दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ तनख्वाहों के लिए नहीं है बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बुनियादी अधिकारों के लिए है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। सरकार और कर्मचारी संघ के बीच आखिर यह विवाद क्यों खड़ा हो रहा है और इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। कर्मचारी और पेंशनर दिसंबर 2022 से शुरू होकर भारत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ लगातार अपनी 7 मुख्य मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इन मांगों में पेंशन में सुधार, वेतन में बढ़ोतरी और विभिन्न अन्य कल्याणकारी मुद्दे शामिल हैं। दोस्तों, यह कोई आकस्मिक विरोध नहीं है। 3.5 साल का लंबा इंतजार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए 9 जुलाई 2025 को संघ ने एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया था। लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे दोस्तों, सरकार ने कर्मचारी संघों को दबाने के लिए कठोर कदम उठा दिए हैं। कई विभागों में संघों को मान्यता से वंचित किया जा रहा है। केरल के कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव को निलंबित कर दिया गया है। AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के महासचिव को अनुबंध से हटा दिया गया है। संघ कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब सरकार ने अपनी खुद की मान्यता में कुछ पुरस्कार स्वरूप दिए थे, लेकिन उन्हें लागू ही नहीं किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग है। नवंबर 2025 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, अर्थात जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं और पेंशन को पा रहे हैं, हम जैसे लोग, उन्हें इस आयोग के अंतर्गत कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उनके पेंशन में कोई संशोधन नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा भेदभाव है मेरे दोस्तों। अनफंडेड कॉस्ट का खतरा है। और एक और खतरनाक बात है, आयोग के नियमों में एक नए शब्द को जोड़ दिया गया, वो है गैर अंशदायी पेंशन योजना की अनफंडेड लागत की जांच करना। इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों? साधारण भाषा में समझते हैं। सरकार यह परीक्षण कर सकती है कि पेंशन देना कितना महंगा है और फिर इसके आधार पर पेंशन में कमी कर सकती है। यह मौजूदा पेंशन प्रणाली को खतरे में डालता है। संघ ने कुल 9 मुख्य मांगे रखी है। आइए प्रत्येक को समझते हैं मेरे दोस्तों। मांग नंबर 1, 8वें सीपीसी के नियमों में संशोधन, जहां संघ की मांग है कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में पेंशनर्स को शामिल किया जाए और उनके पेंशन में भी सुधार किया जाए। यह सिर्फ एक तकनीकी मांग नहीं है मेरे दोस्तों, यह न्याय की बात है। जिन लोगों ने सरकार के लिए 30 से 35 साल काम किया है, उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी सम्मान के साथ जीने का क्या अधिकार नहीं है? है ना अधिकार? मांग नंबर 2, DA/DR को बेसिक पे में मर्ज करना। जहां तकनीकी बात यह है, अगर मैं तकनीकी बात की बात करूं तो 50% महंगाई भत्ते DA को मूल वेतन में शामिल किया जाए। आम भाषा में महंगाई भत्ता तो अस्थायी होता है, यह महीने दर महीने बदलता रहता है। अगर इसे मूल वेतन का हिस्सा बना दिया जाए तो पेंशन बेहतर होगी, अन्य सुविधा बढ़ पाएंगी, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा जो होती है बेहतर होगी, साथ ही 20% तुरंत राहत राशि दी जाए। मांग नंबर 3, एनपीएस को खत्म करो, ओपीएस को लेकर आओ। यह एक बहुत बड़ी मांग रही है मेरे दोस्तों। आखिर क्या है एनपीएस? नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, जहां 2004 के बाद सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू कर दिया। इसमें कर्मचारियों का 10% वेतन काटा जाता है, सरकार का 14% योगदान होता है, लेकिन यह राशि शेयर बाजार में लगाई जाती है। बाजार में अगर नुकसान हो तो आपकी पेंशन घट सकती है। ओपीएस अब क्या है? पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले सरकार सीधे तौर पर पूरी पेंशन दिया करती थी, कर्मचारियों कि यहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सरकार पूरी देखभाल किया करती थी। अब संघ ये कह रहा है कि एनपीएस वापस लो और सभी को ओपीएस दो। और मांग नंबर 4 क्या है? पेंशनर्स में भेदभाव नहीं करो। जहां कुछ पेंशनर्स को सरकार अलग तरीके से देख रही है, वो भी कब रिटायर हुए इसके आधार पर
और किस आयोग के तहत रिटायर हुए हैं, इस आधार पर संघ ये कह रहा है कि सभी पेंशन्स को समान माना जाए। मांग नंबर 5, कोविड के दौरान रोकी गई राशि वापस करो। जहां कोविड के दौरान 2020 से लेकर 2022 तक सरकार ने 18 महीने का महंगाई भत्ता रोक के रखा है और संघ ये कहता है कि वह सारी की सारी राशि अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं दी गई है। यह पैसा निकालो, साथ ही पेंशन की कटी हुई राशि 15 साल की जगह 11 साल बाद वापस कर दी जाए, यानी कि कम्यूटेशन की बात हो रही है। मांग नंबर 6, करुणा नियुक्ति में सुधार हो। आखिर क्या है करुणा नियुक्ति? मतलब जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाती है। आखिर मसला क्या है? जहां सरकार ने 5% की सीमा रख दी है, मतलब सिर्फ 5% के मामलों में ही नियुक्ति को दिया जाएगा। वहीं संघ की यह मांग है कि इसकी जो सीमा है उसको हटाओ, सभी योग्य परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति दो। मांग नंबर 7 क्या है? खाली पदों को भरो। जहां सरकार के कई विभागों में हजारों खाली पद पड़े हुए हैं, साथ ही सरकार बाहरी ठेकेदारों को काम दिए जा रही है, धड़ल्ले से दे रही है, जो सस्ते हैं, कम सुविधाएं हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। जहां संघ ये कह रहा है कि सभी खाली पदों को भरो, ठेकेदारी प्रथा को बंद करो, इस प्रणाली को बंद करो, निजीकरण को बंद करो। मांग नंबर 8 यह है कि संघों को मान्यता दो। जहां सरकार जो संघों को मान्यता देने से वंचित कर रही है उसे तुरंत रोका जाए। जबकि संघ के नाम जहां मैं बोलता हूं AIPU, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन है, ग्रेड सी यूनियन है, वह NFPE यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज और इसरोसा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ एसोसिएशन, ये सभी को पूरी मान्यता दी जाए और जहां पर वे मान्यता पाने के लिए लंबित हैं उन्हें अब मान्यता दी जाए। साथ ही संघ कार्यकर्ताओं को परेशान करना बंद किया जाए। मांग नंबर 9 की रखी मेरे दोस्तों, अनियमित कर्मचारियों को नियमित बनाया जाए। जहां हजारों लोग ठेका के आधार पर या अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें जो GDS के यानी कि वो डाक के कर्मचारी, वह स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी हैं, सभी को स्थायी नियुक्ति दी जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान अधिकार दिए जाएं। तो अब सवाल यह है कि संघ इन मांगों को लागू करवाने के लिए आखिर क्या करेगा? संघ ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम को तैयार किया। चरण नंबर 1 है व्यापक प्रचार अभियान। अब से 15 दिसंबर तक आखिर क्या होगा? संघ के राष्ट्रीय नेता देश भर में जाएंगे, हर राज्य के दौरे को करेंगे, कर्मचारियों से सीधे बातचीत करेंगे, सभी को यह समझाएंगे कि ये मांगे क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है। जहां ये लक्ष्य है कि 15 दिसंबर तक पूरे देश में जागरूकता को फैलाया जाए। चरण नंबर 2 में दोपहर के समय पर प्रदर्शन की बात हो रही है, 16 दिसंबर। आखिर इसमें क्या होगा? इसमें सभी सरकारी कार्यालयों में दोपहर के समय पर प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। ऐसा हवाई चल रही है, कर्मचारी अपना काम करेंगे लेकिन दोपहर को 1 घंटे के बाद प्रदर्शन होगा, ये बातचीत चल रही है। ठीक है, अधिकारियों को संकल्प भेजा जाएगा। आखिर क्यों यह कदम लिया जा रहा है? क्योंकि इससे काम में बाधा नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार को संदेश इससे मिल जाएगा। चरण नंबर 3 में क्या हो सकता है? राज्य सम्मेलन 31 दिसंबर तक। आखिर क्या होगा? जहां हर राज्य में संघ का एक बड़ा सम्मेलन हो सकता है, हजारों कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, इन मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। जहां संघ ये कह रहा है कि अगर सरकार इन तीनों चरणों के बाद भी अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो वह और भी कठोर कदम को उठा सकते हैं। हो सकता है यहां पर व्यापक हड़ताल हो, लंबी हड़ताल भी हो सकती है और भी बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का यहां पर मुद्दा नहीं है। 21 नवंबर को भारत सरकार ने 4 नए श्रम संहिता को मंजूरी दी थी, यानी कि लेबर कोड, लेबर लॉ, जो प्रतिपाद्य वेतन संहिता यानी कि वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यकारी परिस्थितियां संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता है। ये नई संहिताएं मजदूर अधिकारों को कमजोर करती हैं, क्योंकि यूनियन बनाना मुश्किल हो सकता है, हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा और कर्मचारियों के अधिकार यहां पर घट जाएंगे। इसलिए 10 बड़े कर्मचारी संघ CTUs ने 26 नवंबर को एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। भारत की केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। यह एक एकीकृत संघर्ष है मेरे दोस्तों, सभी कर्मचारियों और मजदूरों का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे यह क्यों सुनना चाहिए? मैं तो सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, मैं भला क्यों सुनूं?
लेकिन मेरे दोस्तों इसका असर सभी पर पड़ने वाला है और पड़ेगा। आपके माता पिता हो या रिश्तेदार हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी तो उनकी पेंशन यहां पर प्रभावित होगी। सरकारी सेवाएं की अगर मैं बात करूं तो सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग अगर खुश नहीं होंगे तो आपको सरकारी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, डाकघर हो गए, ये सब कुछ। बड़ा संदेश यहां पर यह है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो निजी क्षेत्र में भी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जबकि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में कर्मचारियों को अपनी मांगें उठाने का राइट है और अधिकार है। तो मेरे दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। यह सिर्फ तनख्वाहों के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सम्मान, न्याय और बुनियादी अधिकारों के बारे में है। सरकार ने 3.5 साल का इंतजार करवाया है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी आवाज को उठा रहे हैं। मेरे दोस्तों इस वीडियो को अपने सरकारी कर्मचारियों, दोस्तों, परिवारों के सदस्यों, प्राइवेट कंपनीज के जॉब करने वाले और सभी को शेयर करें, जागरूकता को फैलाएं। अगर आप इन मांगों से सहमत हैं तो कमेंट्स में लिखें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंपोर्टेंट नॉलेज, इंपोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके और हम विश्लेषण करते हुए मिलते रहें। धन्यवाद और संघर्ष को समर्थन दें। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।